नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल शोभनाथ पानी इंटर कॉलेज पुरेशनाथ पट्टी प्रतापगढ़ के ऑफिशियल YouTube चैनल फ्यूचर विथ आशुतोष में। दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विवेक पांडे है और आज मैं कक्षा 9 वालों के लिए गति शुरू करने चल रहा हूँ। गति हम सभी जानते हैं। गति अगर किसी वस्तु का या किसी पिंड का, किसी व्यक्ति का, किसी ऑब्जर्वर का एक स्थान से दूसरे स्थान में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उस व्यक्ति को हम गति अवस्था में कहेंगे। गति भी कई प्रकार के हो सकते हैं। प्रकार ना कह के मैं कुछ दूसरे प्रकार से आपको समझाता हूँ कि गति में एक होता है सापेक्ष गति। सापेक्ष गति मतलब विद रिस्पेक्ट टू। जैसे अगर कोई व्यक्ति बस स्टैंड पे खड़ा है और उसके सामने से कोई बस गुजर जाती है तो उसके रिस्पेक्ट में, उसके सापेक्ष तो बस गति कर रही है, मतलब गति कर रही है, चल रही है, जा रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है। परंतु उस बस पर बैठा कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वह बस जो है गतिमान है ना। बात हमारी समझ रहे होंगे आप, क्योंकि ऑब्जर्वर के जो बस में जो बैठा व्यक्ति है उस व्यक्ति के सापेक्ष बस जो है, बस की सीट और वह सब एक ही जगह पर हैं, परंतु बस जो है पृथ्वी के रिस्पेक्ट में उस जो ज़मीन पर खड़ा आदमी है, बस स्टैंड पर खड़ा आदमी है, उसके रिस्पेक्ट में उसकी स्थान में परिवर्तन हो रहा है। तो समय के साथ अगर स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसको कहते हैं गति। ठीक है, तो गति आप अच्छी तरह जान गए। अब हम इसमें क्रियाकलाप देखिए यहाँ पे दिए गए हैं। ये आपकी कक्षा की दीवार विरामावस्था में है कि गति अवस्था में है, तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि विरामावस्था में है कि गति अवस्था में, ये आपको बताने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से सभी जान गए होंगे कि यह जो है कक्षा की दीवार जो है कैसे अवस्था में है, यह जो है विरामावस्था में है। क्या आपने कभी अनुभव किया है, कह रहे हैं क्या आपने कभी अनुभव किया है कि रेलगाड़ी जिसमें आप और हम बैठे रहते हैं गति करती हुई प्रतीत होती है, जो कि वास्तव में विरामावस्था होती है। इस पर चर्चा करें। तो इसके बारे में बता दूं आपको, जब हम रेलगाड़ी में बैठे रहते हैं तो हमारे बगल से कोई दूसरी रेलगाड़ी जाती है तो हमको यह महसूस नहीं होता है कि हमारी गाड़ी चल रही है कि सामने वाली गाड़ी चल रही है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हमें पृथ्वी दिखाई नहीं देती है, हमें उस रेलगाड़ी की फर्श दिखाई देती है, जिसके कारण अगर बगल वाली गाड़ी गति कर रही है तो हमको लगता है कि हमारी गाड़ी गति कर रही है। जब वह गाड़ी मूव कर जाती है, क्रॉस कर जाती है हमें, तब हमको जाके पता चलता है कि हमारी गाड़ी चल रही थी कि बगल वाली। जबकि ज़मीन पर खड़ा, उस प्लेटफॉर्म पर खड़ा कोई भी व्यक्ति यह आसानी से अनुभव कर सकता है कि कौन सी गाड़ी चल रही है, हमारी गाड़ी चल रही है कि कौन सी गाड़ी चल रही है। तो ये इस प्रश्न का जवाब आपको अच्छे से मिल गया होगा, आशा करता हूँ। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जो है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें कह रहा है दोस्तों, सोचें एवं करें। हम कभी कभी अपने आसपास की वस्तुओं को गति के कारण खतरे में घिर जाते हैं यदि वह अनिश्चित व अनियंत्रित हो, जैसे बाढ़ वाली नदी आदि। अब इसको समझने के लिए दोस्तों, अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है। आप बुक, रफ और एक पेन लेके बैठें, जो इम्पोर्टेंट, जो आपको अच्छा लगे, ना समझ में आता है उसको आप लिखते जाएं। अथवा आपके पास नहीं है तो आप NCERT ऐप डाउनलोड करके मेरी तरह आप इससे पढ़ सकते हैं डायरेक्ट। मैं आपकी पूरी मदद करूँगा, किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ूंगा मैं। आप बस बने रहिए। आपने अगर फ्यूचर विथ आशुतोष यूट्यूब पर चैनल जो विद्यालय का है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। गति का वर्णन इसमें आसानी से पढ़ सकते हैं। किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु निर्धारित करते हैं, मतलब किसी हम पर्टिकुलर पॉइंट से लेते हैं। गति जो है, अगर हमारा गति करना है तो हम किसी निर्धारित बिंदु से लेते हैं, उसके सापेक्ष हम बात करते हैं कि हमारा वस्तु गति कर रहा है कि नहीं गति कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जो है
आप बुक लेके बैठिए और कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा आप ही के लिए। ठीक है, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है गति का, बहुत अच्छा लगा मुझे उदाहरण, काफ़ी अच्छा उदाहरण इन्होंने दिया है कि कोई वस्तु ओ से चलना शुरू करता है, ओ से इस बिंदु से चलना शुरू करता है और वह ए तक जाता है। ए तक जाने के बाद वह पुनः ए से फिर सी को आता है। तो ओ से ए में जाने में उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ी दोस्तों? 60 किलोमीटर। और ए से सी तक जाने में उसको 35 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। तो टोटल दूरी कितनी तय करनी पड़ी दोस्तों? कितनी? कमेंट बॉक्स में करिए। 95। कितनी? 95 किलोमीटर। तो वस्तु द्वारा चली गई दूरी कितनी है? 95 किलोमीटर। ठीक है, तो यह उस वस्तु का, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है यहाँ पर, कोई भी ऑब्जर्वर, मैं यहाँ पे छाप देता हूँ एक, मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है यहाँ पे। ऑब्जर्वर मतलब कोई लड़का, कोई व्यक्ति, कोई चींटी, कोई कुछ जो इस चीज़ को अनुभव कर सके। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वर है। ये ऑब्जर्वर यहाँ से चलना शुरू किया, ए तक गया। तो कितना दूरी तय किया उसने? 65 किलोमीटर। और ए से फिर पुनः सी पे आया तो उसने कितनी दूरी तय की? 35 किलोमीटर। टोटल कितना हो गया दोस्तों? 95 किलोमीटर। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि इसमें ये जो 95 है, यह क्या है? यह तो दूरी है। लेकिन अगर मैं विस्थापन की बात करूं तो विस्थापन में सिर्फ प्रथम और अंतिम बिंदु देखा जाता है। विस्थापन में क्या देखा जाता है? प्रथम और अंतिम बिंदु। यानी प्रथम बिंदु कहाँ से शुरू किया था? वो ये, और कहाँ पहुँचा? सी पे। तो उसको विस्थापन में इस दूरी से उसको कोई मतलब नहीं है। तो प्रथम बिंदु कितना चला? प्रथम बिंदु ए से सी के बीच में वह कितनी दूरी चला है? 25 किलोमीटर। तो विस्थापन कितना आ गया दोस्तों? ओनली 25 किलोमीटर। लेकिन आदमी अगर वह चला है, पैदल चला है, तो वह कहेगा मैंने जो है 95 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो जानते रहिएगा दूरी और विस्थापन में यही अंतर है। तो दूरी और विस्थापन, दूरी जो है अदिश राशि है, विस्थापन जो है सदिश राशि है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि एक होता है वेग, एक होता है त्वरण। एक होता है वेग और एक होता है चाल। चाल जो होता है दूरी को समय से, चाल बराबर होता है, चाल बराबर हमारा होता है, चाल बराबर लिख लीजिएगा, बराबर दूरी बटे समय। दूरी बटे समय यानी चाल बराबर दूरी बटे समय, या d/t भी कहते हैं हम इसको। d यानी डिस्टेंस, t मीन्स टाइम। ओके, चाल बराबर दूरी बटे समय। उसी प्रकार अगर दूरी में समय का डिवाइड करेंगे तो चाल आएगा, और अगर विस्थापन में समय का डिवाइड करेंगे तो वेग आएगा। तो इस प्रकार से आप अगर चाहें तो परिभाषा लिख लीजिए। वेग की परिभाषा होगी वेग परिवर्तन की समय दर, अर्थात विस्थापन परिवर्तन की समय दर को वेग कहेंगे। विस्थापन बटे समय। विस्थापन मतलब, विस्थापन मीन्स हुआ कि फाइनल पॉइंट आप जहाँ गए हैं ना, जैसे वहाँ पे उस बिंदु पे था, सी पे पहुँचे हम, और इनिशियल टाइम क्या है आपका? इनिशियल टाइम क्या है आपका? माइनस इनिशियल पॉइंट क्या था आपका? ओ था ना। तो सी और ओ के बीच में तय की गई दूरी कितनी थी मेरे दोस्तों? 25 थी। और टाइम कितना लगा? जो टाइम लगा होगा। तो यही आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा वेग हो जाएगा। और चाल कितना हो जाएगा? चाल हमारा होगा 95। टोटल दूरी कितनी चली थी उसने? 95 किलोमीटर। और टोटल टाइम जो भी लगा हो वहाँ पे बताया जाएगा आपको। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका चाल हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। गति दर की मापन वही है, गति दर की मापन जो मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया। ठीक है, आप ये देखिए। अब एक होता है औसत चाल। अब औसत चाल में हम क्या करेंगे? कुल चली गई दूरी, पार्ट बाय पार्ट में जितनी दूरी हमने तय की है उस दूरी को, और जितना समय हमने पार्ट बाय पार्ट, जैसे कोई व्यक्ति, ये मैं एक लाइन खींचता हूँ। ठीक है, ये अगर 0 से शुरू करता है, ये 10 किलोमीटर, 20, 30 और ये आपका 40 किलोमीटर टोटल दूरी है। तो वह व्यक्ति यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से आया, स्टॉप किया, कितना? 1 घंटे लिया। ठीक है,
1 घंटे में वो 10 किलोमीटर चला, अगला जो है 1.5 घंटे में वो 10 किलोमीटर चला, ठीक है। अगला 10 किलोमीटर वो चल रहा है, मान लीजिए फिर 1.5 घंटे लग रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक A B C D, मान लीजिए D बिंदु है, तो A से D तक आने में उसने कितनी दूरी तय की, दोस्तों 10, 20 और 30। कितना समय लगा, 1, 1.5 और 1.5, 1.5 3 1 4 ना। तो 30/4 उसकी चाल क्या हो गई, 30/4 हो गई। क्या हो गई, 30/4, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट करिएगा। और एक चीज़ जानते रहिएगा, हम दूरी को जो दिखाते हैं दोस्तों, दूरी को S से दिखाते हैं, और डिस्प्लेसमेंट यानी आपका विस्थापन को हम किससे दिखाते हैं दोस्तों, विस्थापन को हम दिखाते हैं किससे, D से। ओके, तो हमारा जो है V बराबर यानी चाल बराबर क्या हो गया, चाल बराबर S/T हम कह सकते हैं, लेकिन वेग बराबर क्या हो जाएगा हमारा, D/T। T का क्या मतलब है, दूरी बटे समय होता है ना चाल बराबर। तो यहाँ पे वेग में क्या होगा, विस्थापन बटे समय हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब एक उदाहरण देखते हैं। एक वस्तु 16 किलोमीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करता है तथा पुनः 16 किलोमीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करता है। वस्तु की औसत चाल क्या है। तो कुल चली गई दूरी क्या है दोस्तों, यहाँ पे नीचे देखते हैं ये सवाल कैसे सॉल्व किए गए। वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है दोस्तों, कितनी, 16 मीटर और 16 मीटर यानी 32 मीटर। और कुल लगा समय पहले 16 मीटर और 16 सेकंड 4 सेकंड में तय करता है, और दूसरा 16 मीटर वह 2 सेकंड में तय करता है। तो कुल दूरी उसको कुल समय कितना लगा, 6 सेकंड। तो औसत चाल क्या हो जाएगा दोस्तों, कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय, यानी 32/6 यानी 5.33 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चाल, एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, चाल और वेग दोनों का मात्रक सेम होगा। वो क्या होगा, मीटर पर सेकंड क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से भी लिख सकते हैं, और ms-1 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ms-1 भी लिख सकते हैं, ms-1 और ये -1 है, और m पर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसको जानते रहिएगा। तो कुल उसका औसत चाल इतना हो गया। अब यहाँ पे दिशा के साथ चाल जो बताया है, जो मैंने आपको वेग बताया वही है, आप इत्मीनान से पढ़िएगा। तो चाल और वेग में अंतर यहाँ पे पूछ रहा है, तो चाल और वेग में अंतर आप आसानी से बता सकते हैं कि चाल जो है सदिश अदिश राशि है, जबकि वेग जो है सदिश राशि है। किस अवस्था में, किसी वस्तु की औसत वेग, और ये आप आसानी से कर सकते हैं। गाड़ी का ऑडोमीटर क्या नापता है, गाड़ी का ऑडोमीटर नापता है दूरी नापता है। जब वस्तु एक समान गति में होता है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई देता है, एक समान दिखाई देता है। समान दूरी तय करेगा ना, समान दूरी समान समय में तय करेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा। एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्टेशन से उस अंतरिक्ष की दूरी क्या है। आपको चाल दिया गया है प्रकाश का और आपको समय दिया गया है, तो दूरी निकाल सकते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो ये 5वां प्रश्न में कर देता हूँ, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब जो है हम क्या करेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, हम क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है, दूरी। तो दूरी बराबर तिर्यक गुणा हो जाएगा समय गुणे चाल, ठीक है। लिखते चलिए आप दोस्तों। तो जो आपको समय दिया गया है मिनट में दिया गया है, ये यूनिट जो है सेकंड में है, तो हम इसको सेकंड में कर लेंगे। तो सेकंड में करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमको 60 से गुणा करना पड़ता है। तो यानी 5 × 60 इतने सेकंड हो गए, 300 सेकंड हो गए। और आपका कितनी दूरी है, कितना चाल है इसका, 3 × 10⁸ तो यह जो यूनिट आएगा, दूरी किस में आएगी दोस्तों, दूरी आपका आएगा मीटर में, गुणा कर लीजिएगा। यहाँ पे एक प्रश्न और दिया गया है, यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में कुल 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल बताइए। तो यानी आपको
दूरी दिया गया है तो हम दूरी निकाल लेंगे। कितनी दूरी तय किया, शुरुआत में आपके मीटर कितना दिखा रहा था दोस्तों, कितना दिखा रहा था 2000, अभी कितना दिखा रहा है 2400। तो 2400 माइनस 2000 कितना आएगा दोस्तों 4400 आएगा ना। 400 आपका दूरी आ गया। और समय कितना लगा है दोस्तों, समय कितना आ गया है, समय लगा है आपका 8 घंटे। कितना लगा है, समय लगा है आपको 8 घंटे। तो ये देखिए यहाँ पे सॉल्व किया है, चाल बराबर दूरी बटे समय, फार्मूला वही रहेगा। 400 बटे 8 कर दिया इन्होंने, इतना किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब किलोमीटर प्रति घंटा को कन्वर्ट करना अगर आपको नहीं आता है तो ये जो है आप सीख लीजिए, मैं बता देता हूँ। किलोमीटर प्रति घंटा, घंटे को कन्वर्ट करने के लिए सेकंड में क्या करना पड़ता है दोस्तों, 60 गुणे 60 यानी 3600 गुणा करना पड़ता है। और किलोमीटर में 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो यही हो जाएगा, इसी से गुणा कर दिया करेंगे 1000 बटे 3600 या 5 बटे 18, कितना 5 बटे 18 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 50 में 5 बटे 18 से गुणा कर दीजिए ना। तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड में, जो कि आएगा 13.9 मीटर प्रति सेकंड। अब ये प्रश्न आप कर लीजिएगा। अब जो है अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रश्न आप आसानी से कर लीजिएगा। अगली क्लास में मैं आपको ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा, गति का ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन, ग्राफीय प्रदर्शन में आपको बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में गति के ग्राफीय प्रदर्शन के साथ। धन्यवाद।